हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक अनोखा चैप्टर पढ़ने वाले हैं विथ इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हीट ट्रांसफर, ये आपको सबको मालूम है नहीं? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ऐसे होता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर देयर? आपकी नॉलेज में अगर होगा तो बोल सकते हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर देयर? एक है थर्मल कंडक्शन, है ना, और क्या है? थर्मल कन्वेक्शन, और कुछ रेडिएशन आप लोग बोलते हो। जैसे जैसे हम लोग हीट ट्रांसफर के बारे में आइडिया क्लियर करेंगे, हम देखेंगे तीन टाइप का नहीं, दो टाइप का हीट ट्रांसफर है। ठीक है, मैं बता देता हूं शुरू में ही। ट्रांसफर किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि यू आर वर्किंग समवेयर हियर एट राउरकेला और आपका ट्रांसफर हो गया भुवनेश्वर। मतलब आप कहां से गए, कहां पर रहे, पता चला यहां से वहां पर गए नहीं, तो आपका ट्रांसफर हुआ है। कोई गुजर गया तो हम कहते हैं क्या ट्रांसफर हुआ? गया तो यहां से गया कहां पे कुछ मालूम है नहीं, दैट इज नॉट ए ट्रांसफर। सिमिलरली रेडिएशन की केस में जो हीट निकलता है बॉडी से वो चले जाता है, कहां जाता है मालूम नहीं। इट डज नॉट गो फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, सो रेडिएशन इज नॉट ए हीट ट्रांसफर, इट इज ए हीट लॉस। ठीक है, और हीट ट्रांसफर क्या हुआ? कंडक्शन कन्वेक्शन, जिसमें हीट एनर्जी फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी फ्लो कर जाता है। कैसे फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है, थोड़ा बेसिक्स हम देख लेंगे। कोई बॉडी में जो हीट है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत में पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में, विल सी इन डिटेल्स व्हाट इज हीट एनर्जी। फिलहाल आपको हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। हर एक टेम्परेचर में हर एक बॉडी का हर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेटरी मोशन में होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे जोर से वाइब्रेट करेगा, टेम्परेचर घटाएंगे धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। अगर कोई मेटल बॉडी हाई टेम्परेचर में है तो उसमें से एक हिसिंग साउंड भी आएगा बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक नॉइज आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि नॉइज कहां से आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर क्या है? इट इज द सेंसेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जब आप कोई बॉडी को छूते हो, इसका टेम्परेचर को सेंस करते हो, मतलब होता क्या है, उसके अंदर से जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो पार्टिकल्स आपको उंगली को मारते हैं। कितने सारे पार्टिकल मार रहे हैं, कितने जोर से मार रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी मार रहे हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग, with what speed they are striking and at what frequency they are striking, that all together give you the sensation of temperature. अगर बहुत सारा पार्टिकल बहुत जोर से और बहुत जल्दी जल्दी मारेंगे तो हम कहेंगे हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा ना? सो हीट हैज नथिंग टू डू विद टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर क्या सेंस कर पाता है? दी ऑसिलेटरी मोशन और दी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स। लेकिन हीट एनर्जी इज नॉट दी ओनली काइनेटिक एनर्जी। और क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के चलते उनके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। हीट एनर्जी इज ऑल टुगेदर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप सेंस नहीं कर सकते, व्हाट यू कैन सेंस इज द काइनेटिक एनर्जी। सो आपका जो टेम्परेचर का सेंसेशन है वो पूरा हीट का नॉलेज नहीं देता है। कोई बॉडी ज्यादा टेम्परेचर में है मतलब ज्यादा हीट है, कम टेम्परेचर में है मतलब कम हीट है, ऐसा नहीं है। आइस भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है और अगर उसको जस्ट मेल्ट कर देंगे तो जो पानी निकलेगा वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है, जबकि पानी में ज्यादा हीट है। आइस हीट लेने के बाद पानी कन्वर्ट हुआ है। समझ में आया? तो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ टेम्परेचर यू कैन नॉट मेजर व्हाट इज द हीट कंटेंट इन ए बॉडी। बाद में देखेंगे कि हीट कंटेंट इन ए बॉडी कैन नेवर बी मेजर्ड। कोई बॉडी में कितना हीट है मेजर करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। दैट इज ए सेपरेट पॉइंट, विल डिस्कस लेटर। फिलहाल हीट बॉडी फ्लोज फ्रॉम ए हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी किसको कहते हैं? जिसमें ज्यादा हीट है कि जिसमें ज्यादा टेम्परेचर है? जिसमें ज्यादा टेम्परेचर है ना, ज्यादा टेम्परेचर है तो इसको हम हॉट बॉडी कहते हैं। ज्यादा टेम्परेचर है मतलब मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग विथ वायलेंटली विथ लार्जर एम्पलीट्यूड, बहुत जोर से ऑसिलेट कर रहे हैं। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर में है और इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे इतना जोर एम्पलीट्यूड लेके ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक दूसरा बॉडी है, ये लो टेम्परेचर में है, इसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब अगर इसको लाके इसके साथ कांटेक्ट में रखेंगे, सपोज यू कीप दिस कोल्ड बॉडी इन कांटेक्ट विद द हॉट बॉडी, अब क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स इसको मारेंगे जोर से, तो ये पहले धीरे धीरे हिल रहे थे, फिर ये जोर में हिलने लगेंगे, मतलब कुछ एनर्जी यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। दिस वाज ए कोल्ड बॉडी, दिस वाज हीट हॉट बॉडी। हॉट बॉडी से कुछ हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी में आ गया। हीट एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बाद में पढ़ेंगे हम, थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत में पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या है। तो हम क्या देख रहे हैं, हीट एनर्जी क्यों ट्रांसफर हो रहा है,
because of vibrations. Potential energy will not be transferred, but then the kinetic energy is easily getting transferred by vibrations. ऐसा अगर एक हॉट बॉडी को किसी कोल्ड बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रखते हैं तो हॉट बॉडी से एनर्जी कोल्ड बॉडी में वापस चले जाता है, कुछ ट्रांसफर हो जाता है. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन. कंडक्ट कर गया. अगर हम कहेंगे कि सपोज हम कहेंगे कि ये जो हॉट बॉडी है, ये जो कोल्ड बॉडी है, ये थोड़ा दूर में रखा हुआ था. दिस कोल्ड बॉडी वाज समवेयर हियर. नाउ व्हाट यू डू, आप यहां से कोई पंखा चला देते हो. सपोज यू स्टार्ट ए फैन, और सपोज यहाँ पे कोई पंखा आप चला देते हो. अब क्या हुआ, जैसे पंखा चला हवा जाने लगा. जैसे हवा जाने लगा आप देखोगे एयर कमिंग इन कांटेक्ट विद दिस हॉट बॉडी इज टेकिंग सम अमाउंट ऑफ हीट and that hot air is reaching the cold body and giving the heat here. समझ में आया क्या? इसमें क्या हो रहा है, कोई एक फ्लूइड मीडियम है जो हीट एनर्जी को यहाँ से लेके यहाँ पर पहुंचाता है. This method of heat transfer from a hot body to a cold body is called thermal convection. समझ में आ रहा ना, थर्मल कन्वेक्शन. आप आलू बॉईल करते हो, पानी में आलू डाल देते हो, है ना, और पानी को बैठा देते हो चूल्हे पे. हीट एनर्जी, जैसे मान लो कि दिस इज व्हाट इज योर एल्युमिनियम पॉट, इसके अंदर है पानी, इसके अंदर है आलू. सपोज आलू इज माउंटेड लाइक दिस. सो व्हेन यू गिव हीट एनर्जी टू दिस, और सपोज यहाँ पे हम कोई चूल्हा लगा देते हैं, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू दिस कंटेनर एल्युमिनियम बाय कंडक्शन. हर जगह हीट आ गया बाय कंडक्शन. यहाँ से पानी कांटेक्ट में, that water is again going to this आलू and transferring the heat here. So how the आलू is boiled, by conduction or by convection? Convection. आपको गर्म लगता है, आप पंखा लगाते हो, आपको ठंडा लगने लगता है. क्यों? How you are losing your heat, by conduction or convection? Convection. पंखा की हवा आपके शरीर में लगता है और आपसे हीट लेके बाहर भाग जाता है, तो आपको you are cooling by convection. समझ में आ रहा ना? कोई किसी जगह मान लो आग जल रहा है, विंटर में हम लोग आग लगा के बगल में बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, वी रिसीव सम अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नाइदर बाय कंडक्शन, छू के लेते हो क्या, नहीं, नॉर बाय कन्वेक्शन, हवा भी नहीं चल रहा है. तब क्या होता है, यहाँ से हीट एनर्जी थर्मल रेडिएशन की फॉर्म में आता है और आपके पास में पहुंचता है. दैट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन. थर्मल रेडिएशन इज having all the property 100% similar to that of light. लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, थर्मल रेडिएशन का भी सारा कुछ वही होता है. थर्मल रेडिएशन का डिफरेंस ये है कि ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में नहीं जाता है, हॉट बॉडी से निकल के जाते रहता है, रास्ते में अगर कोई कोल्ड बॉडी आ गया तो उसको रिसीव किया, वो मुड़ के नहीं जाएगा टू ए कोल्ड बॉडी. थर्मल रेडिएशन डज नॉट गो फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, इट जस्ट गोज अवे फ्रॉम दी हॉट बॉडी. रास्ते में जो आ गया उनके पास पहुंच जाता है. So thermal radiation is not a heat transfer. समझ में आया? तो ये सारा चीजों को हम लोग लिखेंगे, लेकिन आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे किसके ऊपर, थर्मल कंडक्शन के ऊपर. ठीक है, we have understood that conduction is a mode of heat transfer. So by definition क्या लिखेंगे, पहले by definition कंडक्शन को हम लोग बढ़िया से समझा के लिखेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे. चलिए, आज का क्लास है थर्मल कंडक्शन. मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, आप सुनने की कोशिश करना. ये एक नया चैप्टर हुआ. नया चैप्टर हुआ मतलब दिस इंक्लूडिंग योर थर्मोडायनेमिक्स विल टेक नॉट लेस देन 2 वीक्स. अगर 2 वीक लगेंगे तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. क्या अपॉर्चुनिटी है, जो बैकलॉग है पूरा करो, क्योंकि ये 2 वीक में मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो मेरा पहला का पढ़ाई के साथ कोई लिंक नहीं है. यू कैन कंप्लीट योर बैकलॉग, जो प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना, वो सारी चीज कर सकते हो. ठीक है, तो थर्मल कंडक्शन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन के साथ देखेंगे तो समझने के लिए आसान हो जाएगा. आई रिपीटेडली से स्कूल इज नॉट आवर टारगेट. पॉइंट नंबर 1, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat energy flows from a hot body to a
cold body through a non-uniformly heated medium, non-uniformly heated medium. कैसे? by vibration of particles of medium with particles retaining their mean position, retaining their mean position. It's called heat thermal conduction. थर्मल कंडक्शन. देखो कितना लंबा डेफिनेशन है, सारा चीज इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक दो बार छोड़ दोगे तो आप कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे. क्या हो रहा है थर्मल कंडक्शन? द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. चलिए इसी चीज को थोड़ा डिटेल्स में एग्जामिन करते हैं. बार बाय वर्ड जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, चलो आप लोग थोड़ा इसको चेक कर लेना. सपोज हम कहेंगे हमारे पास कोई एक हॉट बॉडी है, दिस इज ए हॉट बॉडी. आप फिजिकली फील कर पाओगे तभी जाके इसके न्यूमेरिकल आपको काफी आसान लगेंगे. हियर इज ए कोल्ड बॉडी. सपोज दिस इज ए रेड हॉट आयरन, दिस इज ए आइस ब्लॉक. यू जॉइन देम बाय ए कंडक्टिंग बार. सपोज दिस इज ए थर्मली कंडक्टिंग बार. इंसुलेटिंग होगा तो हीट नहीं जाएगा, लकड़ी के लगा दोगे तो हीट कहाँ जाएगा, कोई मेटल बार लगाओगे तो हीट जाएगा. अच्छा, तो इसमें कंडक्टिंग बार दे दी, इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेट करते हुए इस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेंगे तो ये भी वाइब्रेट करेंगे, ये बगल वाले मॉलिक्यूल को मारेंगे ये भी वाइब्रेट करेंगे, ये भी वाइब्रेट करेंगे, करते 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 हीट यहाँ पे आने लगेगी. तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर. यू विल सी एट दिस पॉइंट समवेयर द टेम्परेचर इज वेरी हाई. एट दिस पॉइंट टेम्परेचर इज हाई, हियर टेम्परेचर इज लो, है कि नहीं? दैट मीन्स ये जो मीडियम है जिसके थ्रू से हीट एनर्जी फ्लो कर रहा है, क्या वो यूनिफॉर्मली हीटेड है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली हीटेड मीडियम. यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, घटते गया घटते गया घटते गया घटते गया, यहाँ पर आके पहुंचा तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रहा है. आप अगर इंटरेस्टिंगली देखोगे, हीट जब यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, आप कह सकते हो हीट यहाँ से यहाँ पर भी तो जा रहा है. क्यों जा रहा है? क्योंकि हाई टेम्परेचर ही ये लो टेम्परेचर है. ऑलवेज देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट. क्या है देखेंगे, इसी चैप्टर में ही आएगा. तो हीट एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म हीटेड मीडियम. कैसे? बाय वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. यहाँ का जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और एनर्जी जा रहा है, लेकिन पार्टिकल्स आर नॉट फिजिकली मूविंग. अगर ये पार्टिकल यहाँ से फिजिकली चले जाते इसके पास तो मेथड बन जाता क्या? कन्वेक्शन. पार्टिकल्स आर नॉट गोइंग, दे आर जस्ट ऑसिलेटिंग एट देयर पोजीशन एंड एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड. समझ में आया क्या? सो कंडक्शन क्या हुआ? हाउ द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड? बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विथ पार्टिकल्स रिटेनिंग, मेंटेनिंग, रिमेनिंग एट देयर मीन पोजीशन. अपना पोजीशन में रहते हुए वो ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं. अगर पार्टिकल फिजिकली मूव कर जाएंगे मेथड बन जाएगा कन्वेक्शन. समझ में आया क्या? तो छोटे छोटे वर्ड का अपना अपना सिग्निफिकेंस है. मेरे ख्याल से आपको थर्मल कंडक्शन क्या है थोड़ा बहुत समझ में आया. अगर आपको ये समझ में आया तो यहाँ पर मैं एक दो टर्म के बारे में बताने वाला हूँ.
पॉइंट नंबर 2, हम लोग अभी एक टर्म देखेंगे, व्हाट इज थर्मल करंट। थर्मल करंट, जैसे करंट को आई लिखते हैं, इसको भी आई लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यहां पर ये होता है रेट ऑफ हीट फ्लो। मतलब इफ Q जूल्स, क्योंकि हीट इज ए एनर्जी, Q हम हीट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ Q जूल्स ऑफ हीट, एनर्जी है तो यूनिट जूल्स होगा, है ना। Q जूल्स ऑफ हीट इज ट्रांसफर through a medium in t seconds, then थर्मल करंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो, कितना जल्दी जल्दी हीट फ्लो कर रहा है। Q जूल्स ऑफ एनर्जी फ्लो कर गया t सेकेंड में, तो पर यूनिट टाइम कितना हीट फ्लो किया, Q बाय T, जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम लोग अदरवाइज वाट कहते हैं। मतलब थर्मल करंट का यूनिट क्या हो गया, वाट। हाई थर्मल करंट का मतलब हुआ हीट जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा है, लो थर्मल करंट का मतलब हुआ हीट धीरे धीरे फ्लो कर रहा है ना। अच्छा, ये हमें थर्मल करंट क्या है समझ में आ गया। इट इज Q बाई T जूल्स पर सेकेंड और वाट, इसको कहते हैं थर्मल करंट। अब कितना रेट में हीट फ्लो करेगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेट अस सी, we'll go for point number 3. Before we go for any discussion on how the heat energy is flowing, आपका अपना एक्सपीरियंस को शेयर करो। दिस इज नॉट ए लॉ, यू कैन गेस ऑल्सो। सपोजिंग हम कहेंगे, सोच लेना कि यहाँ पर कोई एक रेड हॉट आयरन है और यहाँ पर कोई एक पीस ऑफ आइस है। दूसरे केस में यहाँ पर कोई रेड हॉट आयरन है, यहाँ दूर पे कोई पीस ऑफ आइस है। मैं कोई एक कॉपर बार लेता हूं, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है और आइस है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक कॉपर बार को ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी फ्लो करेगा। ये अगर आइस है तो ऑब्वियसली आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। अगर जल्दी जल्दी हीट फ्लो करेगा, आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा तो धीरे धीरे मेल्ट करेगा। दूसरे केस में ये भी हॉट बॉडी है और ये भी आइस है और इन दोनों को कोई लंबा सा बार से जॉइन किए थे। डिफरेंस क्या है, हियर द बार इज ऑफ स्मॉलर लेंथ, हियर इज ऑफ बिगर लेंथ। ये बड़ा एल है, ये छोटा एल है, लेंथ ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है, जब ये कोल्ड बॉडी इसके पास होगा, छोटे से बार से जोड़ेंगे तो जल्दी जल्दी ये मेल्ट करने लगेगा, कि जब लंबे से बार से जोड़ेंगे जल्दी जल्दी मेल्ट करने लगेगा छोटे वाले केस में। दैट मींस व्हेन द लेंथ इज लेस, रेट ऑफ हीट फ्लो इज मोर। दैट मींस थर्मल करंट किस रेट में फ्लो कर रहा है, वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, एल जितना छोटा होगा करंट उतना ज्यादा होगा। क्या ये समझ में आया? तो जो समझ में आया उसको थोड़ा लिखते हैं, बाद में हम लोग इसको जोड़ेंगे। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मीडियम। छोटा बार तो जल्दी जल्दी हीट फ्लो करेगा, नहीं जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा। मान लो कि यहाँ से 1 मीटर दूरी पे रखा है, ये यहाँ से 25 मीटर दूरी पे रखा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा समय लगेगा हीट को फ्लो करके वहां तक जाने के लिए, है कि नहीं? ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, मारते 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 एनर्जी पहुंचने के लिए काफी समय लगेगा, जबकि यहाँ पर फटाफट पहुंच जाएगा। अच्छा, लेट अस चेंज द केस। ये हम लोग देख लिए कि अभी हम वी आर यूजिंग ए बार ऑफ लेंथ एल। अच्छा, दूसरा केस में देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। दूसरा केस में देखते हैं। I want to change the case now. Suppose I go for the same hot body and same cold ice and they are being joined not by this thick bar. कोई पतला सा कॉपर वायर जोड़ दिए। ये पतला सा कॉपर वायर है, लेंथ दोनों का एल है। अब बताओ, मोटा वाला बार लगा देंगे तो आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, कि पतला सा एक वायर लगा देंगे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तो आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा? पतला वाले में जल्दी जल्दी मेल्ट कर जाएगा, मोटे वाले में जल्दी जल्दी हीट
ट्रांसफर हो जाएगा। आर यू एबल टू फील इट? फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक मोटा वाला मान लो ये दोनों के बीच में मोटा सा एक बार लगा देंगे, जल्दी जल्दी हीट यहाँ पे भागेगा। एक पतला सा वायर, थीन वायर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए, थीन वायर के थ्रू से हीट जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा कि मोटे वाले के थ्रू से जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा? थीन से जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा, बिकॉज इट इज वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो व्हाट यू सी, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो अफेक्टिंग द रेट ऑफ हीट फ्लो। क्या कहोगे आप? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने से रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू A और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A? प्रोपोर्शनल टू A। पता चल गया, I इज प्रोपोर्शनल टू A। समझ में आया क्या? अब ये दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी I प्रोपोर्शनल टू A बाई L। तो आपको ये समझ में आ गया, तो मैं जाना चाहता हूं अगले पेज में, जो कंक्लूजन मिला उसी को लिखने के लिए। थ्रू ए medium of length L and cross sectional area A, cross sectional area A, I is proportional to L, sorry, I is inversely proportional to length and I is proportional to area. So what you find, I is proportional to A by L, है कि नहीं? I is proportional to A by L। इसमें A क्या है, L क्या है, आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। You understand what is A and what is L here in this case? ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, what is A and what is L, समझ में आया? अब थोड़ा अगर हम और एक चीज डिसाइड करेंगे, दो चीज देख लीजिए, एल और ए। और एक चीज देखो, सपोज ये आइस है, इस केस में भी आइस था, और दोनों केस में मैं क्या करता हूं, दोनों केस में मैं बराबर बार लेता हूं, मतलब दोनों बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बराबर है और दोनों बार का लेंथ भी बराबर है, दोनों बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बराबर है और दोनों बार का लेंथ भी बराबर है। ऐसा केस में ये, अब इसको लगा दिया जाता है। सोचो क्या करता हूं मैं यहाँ पे, पहला केस में ये आइस था और दिस वाज रेड हॉट आयरन, सपोज हम कहेंगे टेम्परेचर वाज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे केस में इट वाज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या लग रहा है, कौन सा केस में आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा? 1000 वाले में, बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर, द हीट एनर्जी इज पुश्ड एट अ वेरी हायर रेट, that means the thermal current is directly proportional to the temperature difference। जितने ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जस्ट लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल डिफरेंस हायर करंट, है कि नहीं? सिमिलरली तो टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर, फिर से हीट फ्लो इज फास्टर। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हमें पता ये चला कि I इज, यहां थोड़ा और लिख लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, through a medium of length L and cross sectional area A held between temperature difference delta theta। क्या डेल्टा थीटा? टेम्परेचर डिफरेंस, हॉट बॉडी का टेम्परेचर माइनस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। आप कहोगे I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड क्या कहोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो जिनका थीटा ज्यादा होगा तो ये ऐसा होगा। तो अब ये तीनों चीज को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे एक चीज आ जाएगा A बाई L डेल्टा थीटा, है कि नहीं? अब ये बात तो निकले ठीक है, लेकिन अगर हम कॉपर बार लगाएंगे, कॉपर मटेरियल का लगाएंगे या फिर वुड का लगाएंगे तो हीट फ्लो रेट भी बदल जाता है। मतलब किस किस्म का मीडियम है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मीडियम, दैट आल्सो अफेक्ट्स। सो दैट कम्स एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, I इज प्रोपोर्शनल टू A बाई L डेल्टा थीटा। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठा देते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसमें, राइट, दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू K A बाई L डेल्टा थीटा। K क्या, K इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, K is called thermal conductivity of the material।
ठीक है, ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा मीडियम में जाता है। अगर मेटल है तो इट विल बी हाई, जल्दी जल्दी फ्लो करता है। इट इज हाई फॉर गुड कंडक्टर्स, हाई फॉर गुड कंडक्टर्स एंड लो फॉर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर तो जानते हो, वुड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर। आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है कि नहीं। अच्छा, तो आप देखोगे ऐसे आके हमारे सामने पहुंचा, अगर ये पहुंचा, यहाँ पे और छोटा सा एक चीज लिखना चाहेंगे, व्हाट इज द यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ के। क्या ये फॉर्मूला को देख के आप यूनिट ऑफ के बता सकते हो। आई का यूनिट क्या था, थोड़ी देर पहले देखे थे, आई का यूनिट क्या था, इट वाज वाट, है ना, आई का यूनिट था वाट। अच्छा, ए क्या है, मीटर स्क्वायर है, एल क्या है, मीटर, डेल्टा थीटा क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो मीटर स्क्वायर पे मीटर हो गया, तो मीटर ऊपर आया, मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, इसको इधर ले आओ, तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया क्या, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। वो आपको इससे छोटी छोटी चीजें पूछेंगे, आप डरना मत, चीजें बहुत आसान है, एक बार आप समझ जाते हो तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और इजी होते हैं, ठीक है, इजी होते हैं, लेकिन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा जिनको मालूम होगा उनके लिए बहुत इजी होगा, जिनको मालूम नहीं होगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल को यूज करता है। हाँ, तो क्या हो गया, ये यूनिट ऑफ के इज वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें ये थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में समझ में आया। थर्मल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। थोड़ा सा मैं इसको इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कंपेयर करूंगा, तो शायद आपको समझने में और याद रखने में आसान होगा। आई वॉन्ट टू कंपेयर इट विथ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत चीजें आपको मालूम है, और ये हो गया थर्मल सर्किट। रूल्स विल बी सेम, इजी रखना, याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। थर्मल सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में व्हाट इज दैट व्हिच ड्राइव्स ए करंट। कोई एक मटेरियल के अंदर से करंट ड्राइव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग ए करंट, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसमें करंट फ्लो करता है। सिमिलरली यहाँ पर हीट फ्लो करने का कंडीशन क्या हो गया, आलोकस क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस का, ये टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को आप डेल्टा भी लिखते हो। यहाँ पर होता है the source of heat transfer, the cause of heat transfer is temperature difference, that can be written as delta theta। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, डेल्टा V in electric circuit is delta theta in thermal circuit। Here you have a current, you call it rate of flow of charge, coulomb per second। Here you have a current, you call it rate of heat flow, Q by T। यहाँ पे Q क्या है, हीट है, यहाँ पर Q क्या है, चार्ज। चार्ज इज एनालोगस टू हीट। हियर यू हैव रेजिस्टेंस, नहीं, अच्छा रेजिस्टेंस देखेंगे। हियर यू हैव समथिंग लाइक कॉल्ड ओम्स लॉ, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R, ऐसा कुछ पढ़े हो नहीं। सिमिलरली हियर आप क्या कहोगे, डेल्टा V टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू समथिंग, दैट समथिंग विल बी कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। वो समथिंग क्या है, चलो देखते हैं। I want to write delta theta is equal to something into I, that something will be L by AK, होगा ना, L by AK। So you go here and write it is L by AK। इधर क्लियर, तो ये हो गई बात। यहाँ पर जो R था, ये R को अगर हम सीधा समझा के लिखेंगे
तो शायद आप ऐसे लिख सकते हो, आर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज L बाय A सिग्मा। L क्या था? लेंथ ऑफ द वायर, पढ़े होगे, रो L बाई A। नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, L बाई A सिग्मा। A is the area of cross section of the wire through which heat is flowing, current is flowing। यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? L बाई A के। देख लो तो ये दोनों चीज एक दूसरे के साथ पूरा मैच बैठ रहे हैं। यहाँ पर ये था थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है क्या? बाकी देखो सारा चीज समान है, मतलब ये सारा चीज समान है जानने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करते थे सारा चीज, यहाँ पे भी करने लगेंगे। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे करते थे यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस थे R1 और R2, आप क्या कहते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था? R1 प्लस R2। अगर सीरीज में है तो है कि नहीं? Here also the same thing. Suppose not a single bar, two different bars are joined between a hot body and a cold body. They are having different lengths and different areas. तो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला हो गया? L1 by A1 के, इसका L2 by A2 के। तो आप अगर कहोगे इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो आप क्या कहोगे? R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसका निकालो, उसका निकालो, जोड़ दो, R1 प्लस। Are you getting? Things become very simple. You can draw an equivalent electric circuit anywhere and you can find out the electric current. Same way you can go for a thermal equivalent circuit and get the thermal current. अगर दिया होगा दो बॉडी है, एक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, दूसरा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, उनके बीच में दो बार लगे हैं, एक एल्युमिनियम बार, एक कॉपर बार सीरीज में लगे हैं। बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो? यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या? दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। यू नो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट? The sum of individual resistances because they are in series. So total potential difference by total resistance will give you the thermal current. Are you getting? समझ में आ रहा है? तो थर्मल सर्किट को भी एनालॉगसली हम कर सकते हैं। साथ साथ में और भी एक चीज की इंपोर्टेंस बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपको किरचॉफ्स करंट लॉ मालूम होगा थोड़ा बहुत, शायद मुझे लग रहा है कि आपको पक्का मालूम होगा, क्योंकि ऐसी चीजें लोग भूलते नहीं है, वो आसान होता है चीजें। थोड़ा इसको यूज करते हैं, देखते हैं कि आप लोग कैसे यूज कर रहे हो। सपोज आई से here is a wire of resistance R, here is another wire। सपोज हम कहेंगे यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I2। here is a third resistance, रेजिस्टेंस कितना मालूम नहीं है, यहाँ पर कोई करंट जा रहा है I3। क्या आपको I1, I2, I3 में कोई रिलेशन मालूम है? इधर से I1 करंट आएगा, इधर से I2 आएगा, तो दोनों मिलकर इधर से निकलेंगे, है ना? तो कितना करंट होता था? आप कहते थे I3 is equal to I1 plus, that is what is called Kirchhoff's current law। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, है ना? Similarly here, supposing हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक कॉपर बार है, दूसरा कॉपर बार है ना? और ये दोनों बार मिलके ऐसे गए हैं। पता चला इसमें थर्मल करंट है I1, इसमें थर्मल करंट है I2, तो इसमें जो थर्मल करंट होगा I3 वो क्या होगा? I1 प्लस, जैसे उसमें होता था वैसे इसमें ही होगा। देयर इज नो डिफरेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे होता है थर्मल सर्किट में वैसे ही होता है। समझ में आ गया क्या? हाँ, तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस एनालॉजी इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक, ठीक है? तो थोड़ा याद कर लेते हैं। क्या आप कहोगे इलेक्ट्रिक सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस थर्मल सर्किट का किसके साथ बराबर है? टेम्परेचर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट, इसमें थर्मल करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट का चार्ज, इसका हीट, इसका क्यू चार्ज था, इसका क्यू हीट है। इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस L बाई ए सिग्मा, यहाँ पर L बाई ए के, है ना? कोई वायर है जिसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R है, दो टुकड़ा कर दिए, हर टुकड़ा का कितना होगा? R बाई 2। सिमिलरली कोई एक बार है उसका थर्मल रेजिस्टेंस है R, आधा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? R बाई 2। जैसे उसमें होता था इसमें ही होगा, है ना? पढ़े होगे आप लोग। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको खींच के n टाइम्स लंबा कर दिए
तो रेजिस्टेंस बन जाता है n स्क्वायर r। सिमिलरली कोई एक बार का थर्मल रेजिस्टेंस r है, खींच के n टाइम्स लंबा कर देंगे, क्या हो जाएगा n स्क्वायर r। समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, कोई एक लंबा सा बार है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है k, अगर उसको दो टुकड़ा कर देंगे, हर टुकड़ा का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? k ही होगा। वेरी गुड, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, और किसी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। समझ में आ गया ना? सो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, वेरी गुड। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आया? तो ये आप लोग देख लिए। अब सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है? लेट अस सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A metal bar of length 0.5 meter and cross sectional area 20 centimeter square was connected across boiling water and ice at 0 degree centigrade। आपको मालूम है कि boiling water means temperature is 100 degree centigrade। अच्छा, solution here length is 0.5 meter, area is 20 centimeter square, and you know this can be written as 20 into 10 power minus 4 meter square। 1 meter is 100 centimeter, 1 meter square is equal to 100 into 100, 10 power 4 centimeter square, तो centimeter square is equal to 10 power minus 4 meter square। जिनका जिनका गड़बड़ हुआ था हमको पता चल गया होगा। दिया है k is 400, है ना, यूनिट्स वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, और दिया है कि टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा वो क्या है 100 माइनस 0, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया 0 आई से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द थर्मल करेंट इज गिवन बाय Ka by L इंटू डेल्टा थीटा। K का वैल्यू हो गया कितना 400, A हो गया 20 इंटू 10 पावर माइनस 4, डेल्टा थीटा हो गया 100 बाय L इज 0.5। नहीं देखो तो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो है, 4 जीरो हो गया, 10 पावर माइनस 4 को खा गया, क्या बच गया 20 इंटू 4 8 by 0.5 is 160 watt। So the rate of heat flow is 160 watt the thermal current। बस ध्यान में समझ में आना चाहिए कि रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब थर्मल करंट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फिगर में देखो कि यहाँ पे कोई एक हॉट बॉडी है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है, और यहाँ पर कोई एक दूसरा बॉडी है जो कि मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड में है। दे आर बीइंग कनेक्टेड बाय 2 बार्स। यहाँ पे एक बार है कॉपर बार ऑफ लेंथ L, ठीक है ना, और यहाँ पे दूसरा कॉपर बार दैट इज ऑल्सो ऑफ लेंथ L। इसका लेंथ है L, इसका भी लेंथ है L, इसका एरिया है A, इसका एरिया है 2A। ठीक है। इन फिगर शोन, इन फिगर शोन दी connecting bar is copper। ठीक है, तो ये पॉइंट को चलो मानते हैं कि पॉइंट P। फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन P। ये जो P पॉइंट है वहां का टेम्परेचर कितना होगा? डायमेंशंस ऑफ द बार आर गिवन। एक का लेंथ L है, दूसरे का भी L है, इसका एरिया A है, इसका 2A है, एवरीथिंग इज गिवन, है ना?
अच्छा, ये हो गई हमारा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचते हैं और करने की कोशिश करते हैं। नॉट टफ, अब थोड़ा सा सोचोगे तो कर लोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो पक्का कर लोगे। ठीक है, अब एक चीज हमें समझ में आ रहा है, लेट मी डू इट। हमें बहुत सारे क्वेश्चन करना है। एक चीज समझ में आ रहा है कि हीट एनर्जी तो फ्लो कर रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। अच्छा, अगर हम कहेंगे हीट यहां से निकल के यहां पे जा रहा है, मान लो कि यहां पे पहुंच रहा है 1 सेकेंड में 50 जूल। सपोज यू आर रिसीविंग 50 जूल्स ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, तो यहां से कितना हीट निकल रहा होगा पर सेकेंड? 50 जूल्स। जितना निकलेगा वही तो पहुंचेगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मींस the rate at which it is receiving heat is same as the rate at which it is delivering heat. इससे जितना हीट निकलेगा वही तो यहाँ पे पहुंच रहा है। अच्छा, इसका मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो ये पतला वाला बार में ज्यादा है कि रेट ऑफ हीट फ्लो मोटे वाले बार में ज्यादा है? किसमें रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा है? थर्मल करेंट। सोचो 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 सोचो। एक बड़ा टैंक है, ज्यादा पानी है, एक छोटा टैंक है, हाँ इसमें कम पानी है। हम इसको 2 पाइप से जोड़े, यहाँ पर एक पाइप है पतला पाइप, एक मोटा पाइप, ठीक है। यहां से अब पानी फ्लो करने लगेगा। वाटर विल फ्लो फ्रॉम दी बिगर टैंक टूवर्ड्स दी स्मॉलर टैंक, ठीक है। स्मॉलर टैंक में पानी जाने लगेगा। यहाँ पर जिसमें पानी का हाइट कम था, इसमें पानी फ्लो करने लगेगा। अगर हम यहां से कहेंगे 50 केजी पानी दे रहा है पर सेकेंड में, इधर कितना पानी पहुंच रहा होगा? 50 केजी पर सेकेंड, मतलब एवरीवेयर 50 केजी ऑफ वाटर इज फ्लोइंग। अगर हम कहेंगे ये जो पतला वाला पाइप है, इसके अंदर से जा रहा है 5 केजी वाटर पर मिनट, तो मोटे वाले पाइप में से कितना पानी जा रहा होगा पर मिनट? वही 5 केजी। रेट ऑफ वाटर फ्लो हैज टू बी सेम बिकॉज़ दे आर इन सीरीज। सिमिलरली द रेट ऑफ हीट फ्लो हैज टू बी सेम। समझ में आया क्या? पतला वाला पाइप में, पतला वाला बार में जल्दी जल्दी हीट फ्लो करेगा कि मोटे वाले बार में जल्दी जल्दी हीट फ्लो करेगा? सेम, बिकॉज़ दे आर इन सीरीज। वैसे भी आप जानते हो व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज करंट इज सेम। पढ़े होगे, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज सेम करंट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम। आप जानते हो ये चीज। अच्छा, अगर यही चीज को दिमाग में रखेंगे तो पहला जो हमें हेल्प करेगा सॉल्व करने में वो ये हुआ, क्लू हुआ कि दी रेट ऑफ heat flow in both the bars is same as they are in series। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सीरीज में है, 2 रेजिस्टेंस, चाहे रेजिस्टेंस कितना भी हो, इसमें 2 एम्पीयर करंट जा रहा है तो इसमें भी तो 2 एम्पीयर जा रहा होगा। ये चाहे 5 ओम हो, ये 15 ओम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। When the resistance are in series, same current passes through both of them. So when these bars are in series, rate of heat flow is same, thermal current is same। सबको समझ में आ गया? अच्छा, मान लो कि यहाँ का टेम्परेचर पता करना है और यहाँ का टेम्परेचर थीटा है, वो हमें पता करना है व्हाट इज थीटा। तो यहाँ पे जितना हीट फ्लो करेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो, इसको अगर I1 कहेंगे, इसको अगर हम I2 कहेंगे, तो I1 इज इक्वल टू I2। तो आप क्या लिखोगे? I1 इज इक्वल टू I2। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या फॉर्मूला था? KA/L इंटू डेल्टा थीटा, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? KA/L पतले वाले बार का, और डेल्टा थीटा कितना है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? 100 माइनस, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है 100 माइनस थीटा। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? थीटा माइनस 20। सो यू विल से इट इज K, एरिया कितना है? 2A, लेंथ कितना है? L, दैट इनटू थीटा माइनस 20। क्या आप यहाँ से थीटा नहीं निकाल सकते? है ना, थीटा आसानी से निकल जाएगा। यू सी K/L आर कैंसिलिंग आउट ऑन आइदर साइड। आप इसको अब कर सकते हो। और बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा कमिंग आउट टू बी? थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो सॉल्व करें, सॉल्व करें। थीटा कितना आ रहा है? K/L का कैंसिल हो गया, ये रह गया 100 माइनस थीटा, इधर हो गया 2 थीटा माइनस 40। अच्छा, 2 थीटा माइनस थीटा हो गया 3 थीटा, ये माइनस 40 को इधर ले आओ, प्लस 40, 140/3 डिग्री सेंटीग्रेड।
समझ में आ रहा है क्या? सो द टेम्परेचर एट द जंक्शन क्या आएगा 140/3। देखो 100 से कम 20 से ज्यादा, बीचों बीच कुछ रहेगा। समझ में आया क्या? ये छोटे छोटे चीज आपको इमेजिन कर लेना चाहिए कैसे होता है कैलकुलेशन। दोनों तरफ से KA/L कैंसल हो गए। सिंप्लीफाई करने के बाद 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा माइनस 20। सिंप्लीफाई करो तो थीटा का वैल्यू आ गया 140/3 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया क्या? हाँ, अच्छा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई एक हॉट आयरन है और ये कुछ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में है और इसको कोई एक बार से हम जोड़ दिए हैं। भाई ये कॉपर बार, इसको जोड़ दिए हैं आइस के साथ। ये आइस है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। इन फिगर shown ice float, ice melts at a rate of 20 ग्राम पर मिनट। हाँ ऑब्वियस है, हॉट बॉडी के साथ जोड़े तो ऑब्वियसली हीट विल फ्लो फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, आइस विल मेल्ट। कितना आइस मेल्ट कर रहा है? हर मिनट में 20 ग्राम आइस मेल्ट कर रहा है। क्वेश्चन इज अंडरस्टूड? नहीं? इफ द कनेक्टिंग बार is cut into 3 equal pieces, 3 equal pieces or parts, 3 equal parts, and all the 3 parts are connected between ice and 1000 degree centigrade, then at what rate ice will or ice would melt? At what rate ice would melt? किस रेट में आइस मेल्ट करने लगेगा? क्या दिया है कि ये कोई एक बार था। ये जो बार था, ये बार क्या हुआ ना, इतना लंबा सा बार था, ये कनेक्टेड था। क्या हुआ, ये बार को हम क्या किए, वी कट इट इनटू 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट में इसको हम कनेक्ट किए, है ना। तो 3 पार्ट में टुकड़ा, 3 टुकड़ा करने के बाद तीनों टुकड़े को इसमें जोड़ दिया गया। मीन्स हाउ इज द केस, दिया है कि यहाँ पर ये बार को लगाया तो आइस मेल्ट करने लगा। किस रेट में? 20 ग्राम पर मिनट, है ना। मतलब जो रेट ऑफ हीट फ्लो है दैट इज एनेबलिंग आइस टू मेल्ट। अगर रेट ऑफ हीट फ्लो को डबल कर देंगे तो आइस कितना मेल्ट करेगा पर मिनट? 40 ग्राम। अभी जितना हीट आ रहा था पर मिनट, अगर डबल हीट आएगा पर मिनट, कितना आइस मेल्ट करेगा? 40 ग्राम में आइस विल मेल्ट, है कि नहीं। तो हमें देखना है कि अगर इसमें थर्मल करंट आई था तो सेकंड केस में थर्मल करंट क्या होगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि सेम जो हॉट बॉडी था, ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हॉट बॉडी था, इस हॉट बॉडी को अब भी हम आइस के साथ जोड़ेंगे, ब्लॉक ऑफ आइस के साथ जोड़ेंगे। लेकिन कैसे? इसको 3 टुकड़ा करेंगे, तीनों टुकड़े को यहां पर जोड़ दिया जाएगा। ऑल द 3 पार्ट्स आर जॉइंड बिटवीन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आइस। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या बताओगे? अभी आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा कि धीरे से मेल्ट करेगा कि क्या होगा? रेट ऑफ मेल्टिंग विल इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, जल्दी जल्दी फ्लो करने लगेगा, है नहीं? ठीक है। अब हमें निकालना है कि पहले अगर 20 ग्राम आइस मेल्ट कर रहा था पर मिनट, अब कितना आइस मेल्ट करेगा पर
मिनट। ठीक है, थोड़ा सा सोचो फिर मैं बनाता हूं इसको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्या दिया है कि देयर वाज एन अरेंजमेंट शोन वेयर द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस वाज 20 ग्राम पर मिनट। ठीक, अब थोड़ा आपको सोच के बताना है। सपोज हम कहेंगे कि रेट ऑफ हीट फ्लो हियर, इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो था I और इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो था I डैश। ठीक है, दोनों केस में टेम्परेचर डिफरेंस बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, K बराबर है, लेंथ कम हो गया। तो सॉल्यूशन देखते हैं। I is proportional to 1 by L. So if initial thermal current was I, then thermal current in each small bar is क्या होगा, ये 1/3 है ना, 3 टुकड़ा कर दिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, लेंथ 1/3 हो गया तो करंट 3 टाइम्स हो जाएगा, इज 3I। समझ में आया क्या? मतलब इज I डैश इज इक्वल टू 3I, ये समझ में आना चाहिए। क्या सबको समझ में आया है वाला पार्ट? अगर इसमें 3I जा रहा है, इसमें भी तो हो ही जाएगा I डैश, इसमें भी हो ही जाएगा I डैश, मतलब व्हाट इज द टोटल हीट करंट? नहीं। सो टोटल थर्मल करंट इज इक्वल टू 3 into 3I, दैट इज इक्वल टू 9I। तो जब I था थर्मल करंट, आइस वाज मेल्टिंग एट रेट ऑफ 20 ग्राम पर मिनट, और थर्मल करंट क्या हो गया 9 टाइम्स। कितना आइस मेल्ट करेगा? 180 ग्राम पर मिनट, 9 टाइम्स। सो क्या लिखेंगे? सो rate of melting becomes 9 times, that is 180 ग्राम पर मिनट। क्या आपको सबको समझ में आया? ये पार्ट सबको समझ में आ गया? यस। चलिए अगला क्वेश्चन। यहां पर मैं क्या करता हूं, 3 सिमिलर बार लेता हूं। अब ये तीनों बार का टेम्परेचर यहाँ पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, so it is 80 डिग्री सेंटीग्रेड, and this is say 60 डिग्री सेंटीग्रेड, say it is 180 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीनों एंड को हम अलग अलग टेम्परेचर में मेंटेन करके रखे हैं। ये एंड को कितना टेम्परेचर में? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एंड को 80 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर एट द जंक्शन। हर एक का लेंथ L है, हर एक का एरिया A है। समझ में आया? क्या लिखेंगे? 3 सिमिलर बार्स are joined at one end ठीक है, joined at one end
and their free ends are maintained at temperatures °100 °80 and 30 find temperature at junction। जंक्शन में टेम्परेचर क्या होगा इसे पूछा गया है। ठीक है, मैं थोड़ा तीनों बार को नेमिंग कर देता हूं। ये बार का है नाम ए, चलो इसको कहते हैं कैपिटल ए, ये बी, ये सी है। तो फ्री एंड्स आर नेम्ड लाइक दिस। तीनों बार का लेंथ बराबर है, तीनों बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, तीनों सिमिलर बार है, मतलब तीनों दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेम कॉपर और सेम कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ है सिमिलर बार से। ठीक है, अब हमें पता ये करना है कि क्या होगा टेम्परेचर एट दी जंक्शन। जंक्शन का टेम्परेचर पता करना है। ठीक, चलिए कोशिश करते हैं। जंक्शन का टेम्परेचर कितना है मालूम नहीं, फॉर थीटा। अब देखो, हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यहां से भी हीट फ्लो करेगा, यहां से भी हीट फ्लो करेगा, दोनों जाएंगे कोल्ड बॉडी की तरफ, है कि नहीं। सपोज I say the heat here is flowing at a rate I1, here it is flowing at a rate I2, तो इधर तो जा रहा होगा हीट at a rate I3। क्या आप I1, I2, I3 में कोई रिलेशन बता सकते हो? क्या होगा? I3 is equal to I1 plus I2, जितना आ रहा है उतना ही तो जाएगा। यस यस यस। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में? ये जेई का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, याद रखना है इसको। ठीक है, सॉल्यूशन एज शोन हियर, एज शोन इन फिगर, एज शोन हम क्या कह सकते हैं? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यस, I1 क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो हियर। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? K A by L into delta theta। What is delta theta here? 100 minus theta plus I2 क्या है? Rate of heat flow here, that is K A by L into delta theta। delta theta क्या है? 80 minus theta, है कि नहीं? अच्छा, क्या कोई मुझे I3 बता सकता है? K A by L इंटू डेल्टा थीटा, मतलब 30 माइनस थीटा और थीटा माइनस 30, थीटा माइनस 30, है कि नहीं? अब देखो तो जो आपका K by L था वो तो दोनों तरफ से गया। व्हाट इज लेफ्ट विथ? आपको क्या मिल गया फाइनली? देखो मिल गया 100 माइनस थीटा प्लस 80 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 30, और थीटा क्या हो गया? 100 प्लस 80 प्लस 30 बाय 3 हुआ ना? कितना हो गया ये? 210 बाय 3 इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सबको समझ में आया? समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या क्लू हमें समझ में आया? क्लू समझ में आया कि अगर ऐसा कनेक्टेड है तो थीटा क्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबकी टेम्परेचर को जोड़ो, 3 ठो बार कनेक्टेड है तो 3 में डिवाइड कर दो, है? लेकिन ध्यान रखना कि द बार्स मस्ट बी सिमिलर, बार्स मस्ट बी सिमिलर, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो K by L दोनों तरफ कैंसल नहीं होंगे। बार्स मस्ट बी सिमिलर। अगर बार सिमिलर है तो हम जो कॉमन टेम्परेचर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? जंक्शन टेम्परेचर निकालेंगे, तीनों का टेम्परेचर को जोड़ो और 3 में डिवाइड कर दो। 3 के जगह अगर 4 बार होते तो, अगर यहाँ पर 4 ठो बार होते तब भी हम 4 से डिवाइड कर देते सबको जोड़ के। आर यू गेटिंग? जैसे
मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, अगर समझ में आ गया तो बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, ये 4 सिमिलर बार्स है और सबका टेम्परेचर दिया गया है, अलग अलग टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये है समथिंग लाइक 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये समथिंग लाइक 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये सबको ऐसे रखा गया है, सारे का नाम दे दिए। नाम क्या दे दिए? सारे का नाम का दे दिए हैं ए बी नॉट 70 और थोड़ा देता हूँ वैल्यू, इसका चेंज करता हूँ। आप तुरंत आंसर बोल रहे हो तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ए है, ये एन का नाम बी है, ये एन का नाम सी है, ठीक है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ए बी सी और डी, 4 similar bars are joined as shown, ये पॉइंट का नाम दे देते हैं P, ठीक है। In which bar no heat flow takes place, पूछा है कौन सा बार से हीट फ्लो नहीं हो रहा है। 4 बार दिया है, 4 तो बार दिया गया है, पूछा है कौन से बार में हीट फ्लो नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे आपको मालूम है, पहले हम थीटा पी निकाल देंगे, थीटा एट द जंक्शन। कैसे निकालेंगे? सिमिलर बार है, सिमिलर बार है, दिया है सिमिलर बार है, तो हमारे पास तरीका भी आसान है। क्या करते हैं हम? 70 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 100 बाय कितना करेंगे? 4, बिकॉज देयर आर 4 बार्स। कितना आया ये देखो तो, इट इज कमिंग 70 डिग्री। हाँ, यहाँ का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब कौन सा बार में हीट नहीं फ्लो करेगा? जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। कौन सा बार में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है? पीडी, पीडी में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? द टेम्परेचर डिफरेंस across PD is 0, और टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो कैसे हीट फ्लो करेगा? नो हीट फ्लोज थ्रू इट। समझ में आया क्या? कौन से बार में हीट फ्लो नहीं करेगा? जो जिसके अक्रॉस में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड, है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। 2 कॉपर बार्स ऑफ लेंथ इन रेशियो 2:3 and radius of cross section in ratio 3:4 are connected across same temperature difference, find ratio of rate of heat flow in them। ये तो कितना
कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपने से हर कोई कर सकता है इसको। रेशियो ऑफ हीट फ्लो इन देम हमें पता करना है। ठीक है, कितना सिंपल है देखो, हर कोई कर सकता है। ट्राई नाउ, आप तो कर सकते हो। रेशियो ऑफ हीट फ्लो मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो I1 बाई I2 पूछा गया है ना। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बराबर है, डायमेंशंस आर डिफरेंट बट मटेरियल इज अगेन सेम है ना। दोनों का K बराबर है, क्यों? दोनों कॉपर बार है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, I1 बाई I2 हम जानते हैं कि भाई फॉर्मूला I इज इक्वल टू के ए बाई एल इंटू डेल्टा थीटा। तो आप क्या कहोगे, I1 बाई I2 तो के ए बाई एल डेल्टा थीटा इन द फर्स्ट केस I will say के A1 बाई L1 डेल्टा थीटा 1 डिवाइडेड बाय के A2 बाई L2 डेल्टा थीटा 2। दोनों केस में डेल्टा थीटा बराबर है, क्यों हम डेल्टा थीटा 1 लिखेंगे, हम लिखेंगे कि डेल्टा थीटा दोनों केस में बराबर है। तो इधर भी डेल्टा थीटा इधर भी डेल्टा थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो के दोनों का बराबर है क्योंकि दोनों कॉपर बार है। तो आपको क्या मिल गया, इट इज कमिंग आउट टू बी A1 बाई A2 इंटू L2 बाई L1। सब कुछ कट गया इसमें। A1 बाई A2 रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नहीं तो हम कहेंगे पाई R1 स्क्वायर बाई पाई R2 स्क्वायर इंटू L2 बाई L1। क्या दिया है यार, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, L1 बाई L2 हमें दिया गया है, कितना है, लेंथ आर इन द रेशियो 2/3, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो 3/4, ऐसे हमें दिया गया है। ये अगर हमें मालूम है तो फिर निकालना क्या बड़ी चीज हुआ, कोई भी निकाल सकता है। वैल्यू डाल दे, पाई फिर से कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इज 9/16 है नहीं, और L2 बाई L1 इज 3/2, it is 27/32. The ratio of rate of heat flow through them is in the ratio 27:32. क्या सबको समझ में आया? यस यस, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।